नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है यहाँ पे पेपर का एनालिसिस कर रहे थे जनरल स्टडी का, जो कि आपका अभी ये यूपीएससी लेक्चर का जो एग्जामिनेशन हुए थे। तो देखिए इसका एक पार्ट जो है हमने ऑलरेडी इसका बना दिया है। इसमें हमने जो है 12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज का जो सेशन रहेगा तो हम लोग जो रिमेनिंग आपके रह गए हैं तो वो जो है इसमें हम लोग कवर करेंगे। और आप लोग जो है वीडियो को अच्छे से इसको देखना। इसमें जो है हम आपको और भी डिटेल में बताएँगे उनसे रिलेटेड, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका, अगर उससे मिलता-जुलता हुआ क्वेश्चन अगर आपका आता है, तो वो जो है आपका इसमें बन जाएगा। और देखिए दोस्तों, जितने भी पीडीएफ है आपके, जैसे कि आपका जो नॉन टेक्निकल पार्ट का जिसमें कि आपका हिंदी और साथ में जनरल स्टडी जो आपका आने वाला है, तो इसका जो है हमने पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स तैयार कर दिया है, इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही किया हुआ है। तो आप लोग जो है इनको बाय कर सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है हिंदी का और साथ में जनरल स्टडी का, जो कि आपका ये दोनों नॉन टेक्निकल का पार्ट है। तो आप लोग जो है यहाँ से कम समय में तैयारी अपना कर सकते हो। और इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, साथ में आपको इन दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और आपको हिंदी का एक टेस्ट सीरीज इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और देखिए ये जो है कोर्स के लिए ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है अभी आपका ऑफर चल रहा है। अभी जो है क्रिसमस सेल चल रहा है आपका अप टू 27 दिसंबर तक। तो आपको जो है 10% एडिशनल का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोग ये कूपन कोड अप्लाई करना, तो ये जो है इससे आपका कुछ और भी कम हो जाएंगे। और इसके साथ में देखिए जो आपका ये जो चल रहा है यहाँ पे क्लासेस जो चल रहा है, इसमें इसमें जो है हमने पूरे कॉम्पैक्ट वे में पूरा अच्छे से सब कुछ कवर किया हुआ है। तो आप लोग जो है इसको डाउनलोड करके अपना तैयारी कर सकते हो ऐप को। और देखिए जैसे ही आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको जो है रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, फिर आपको यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। और इनफैक्ट जितने भी कोर्सेस है आपको जो है यहीं पे स्टोर सेक्शन में जाकर मिल जाएंगे, तो सभी में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे ही कोई भी कोर्स आप लोग परचेज करते हो तो आपको जो है कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको आपका कंटेंट दिख जाएगा, यहाँ से आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जो लोग भी एक कम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए 13वां क्वेश्चन आपका है और इसके पहले 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसको भी देख सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि द चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अ मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश, इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो ये कौन से जिला में सिचुएटेड है, जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश का। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है आपका दैट इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये जो सिचुएट आपका चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऑप्शन बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये। और देखिए जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो इसका जो है लिस्ट हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। जो लोग भी कोर्स में इनरोल्ड है तो उनके लिए हमने एक यूपी जीके का एक शॉर्ट में जो है नोट्स हमने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग वहां से जाके एटलीस्ट उतना जरूर प्रिपेयर कर लेना। ये सारा देखिए जितने भी लिस्ट आपके हैं, मतलब कि जितने भी पार्क्स हो गए या फिर जो मोनूमेंट्स है उत्तर प्रदेश के अंदर में और जो फैक्ट्स है इंपॉर्टेंट, तो उनसे रिलेटेड हमने जो एक छोटा सा पीडीएफ अपलोड किया हुआ है। तो जो लोग भी कोर्स में इनरोल्ड है तो आप लोग जो है उसको वहाँ से देखना जो है आप लोग भूलना नहीं, उसको जरूर देख के जाना। हमने उसमें एक शॉर्ट और कम्प्रिहेंसिव वे में अपलोड कर दिया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था कि विथ रेफरेंस टू नोबेल पीस प्राइज अनाउंस इन अक्टूबर 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। जो अभी नोबेल पीस प्राइज जो दिया गया हुआ है अभी 2021 के लिए, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है पहला वाला जो स्टेटमेंट है आपका कि मारिया रेसा एंड डिमिट्री मुराटोव हैव जॉइंटली वॉन द प्राइज। तो देखिए नोबेल पीस प्राइज जो दिया गया हुआ है इस बार पीस का, तो ये जो है दो लोगों को दिया गया हुआ है, मारिया रेसा को और दूसरे हैं दिमित्री मेराटोव को। तो इन दोनों को दिया गया हुआ है। तो ये देखिए जॉइंटली ये वोन किए हुए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट जो आपका दिया हुआ है ये तो सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड में कि बोथ द विनर्स ऑफ दिस ईयर अवार्ड आर जर्नलिस्ट, यानी कि ये दोनों जो विनर है इस साल के, तो ये दोनों जो है जर्नलिस्ट है। तो देखिए जो मारिया रेसा है तो ये एक फिलीपींस की जर्नलिस्ट है, और जो डिमिट्री मोराटोव है तो ये रसिया की एक जर्नलिस्ट है। तो ये दोनों जो है ये जर्नलिस्ट ही है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्टेटमेंट टू आपका है, ये भी सही है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको करेक्ट कोड सेलेक्ट कर लेना है।
ओनली वन, ओनली टू, या बोथ वन एंड टू, या नीदर वन एंड टू। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस तरीके से क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया था दो लोगों को, जो दिया गया हुआ है यहाँ पे, तो ये जो है इनको दिया गया हुआ है इनका एफर्ट्स के लिए। इन्होंने जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो है इन्होंने जैसे इसके ऊपर में एफर्ट्स डाला था कि जैसे कोई भी डेमोक्रेसी के लिए ये जो है एक सबसे एक मतलब कि इन्होंने किया था कि डेमोक्रेसी के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जो होना ही चाहिए। तो इसके ऊपर में इन्होंने जो है अपना एफर्ट्स डाला था, तो इसी के लिए इनको दिया गया हुआ है नोबेल पीस प्राइज। तो ये देखिए इस तरीके से जितने भी नोबेल प्राइज आपके दिए गए हुए हैं इस साल का, तो आपको करेंट अफेयर वाला पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से कवर करना। जितने भी फैक्ट्स है आपको इससे रिलेटेड वो सारा कुछ हमने जो है इसमें कवर किया हुआ है। तो आप जो है देख सकते हो, इसको लिस्ट में भी दिया होगा आपका करेंट अफेयर वाले पीडीएफ में। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग इस बार का जितने भी नोबेल प्राइज आपके दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो ये दिया गया आपका बेंजामिन लिस्ट को, और दूसरे हैं डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को। तो ये देखिए इनको जो है असिमेट्रिक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट का डेवलपमेंट के लिए दिया गया हुआ है। और वहीं फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया तीन लोगों को। एक आपका है सोइकुरो मनाबे, दूसरा है क्लॉसिया हेसलमैन, और तीसरा है जॉर्ज पेरिसी। तो ये देखिए इनका ये पर्पस क्या है, मतलब किस पर्पस के लिए दिया गया है। तो ये देखिए इन्होंने जो है, अब सबसे पहले ये दो लोग जो थे आपके सिकोरियो मनाबे और साथ में क्लॉस हेसलमैन, तो इनको जो है फिजिकल मॉडलिंग के लिए दिया गया अर्थ का क्लाइमेट का। और इसके साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रेडिक्टिंग के लिए जो है इनको दिया गया हुआ है। और इसके साथ दूसरे जो है यहाँ पे जॉर्जियो पेरिसी, तो ये देखिए इनको जो दिया गया हुआ है इंटरप्ले ऑफ डिजॉर्डर, और साथ में जो फ्लक्चुएशन जो होता है फिजिकल सिस्टम के अंदर में, तो इसका डिस्कवरी कर लिए इनको दिया गया हुआ है। और जो मेडिसिन के क्षेत्र में है, तो ये दो लोगों को दिया गया आपका, एक डेविड जूलियस है और दूसरे हैं यहाँ पर है अर्डेम पटापोटियम को। तो इनको देखिए दिया गया हुआ है, इन्होंने जो है जैसे कि जो रिसेप्टर जो होता है टेम्परेचर और टच को जैसे उसको फील करने के लिए, तो इसका डिस्कवरी के लिए इनको दिया गया है। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में तीन लोगों को दिया गया हुआ है, डेविड कार्ड, इसके अलावा आपका है जोसिया डी एंग्रिस्ट, और तीसरे आपका है गॉडो गॉडो डब्ल्यू एम्बिन्स। तो इनको देखिए दिया गया हुआ है जैसे लेबर इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया हुआ है। और वहीं देखिए लिटरेचर के क्षेत्र की बात करते हैं हम लोग, तो ये दिया गया हुआ है आपका अब्दुल रजा गुरनाह को दिया गया हुआ है। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे देख लेना कंट्रीब्यूशन क्या है इनका। और ये से रिलेटेड आपको नहीं, लेकिन ये जरूर पूछेगा कौन से विनर है। और पीस प्राइज के लिए आपने देखा ही कि मारिया रेसा और दिमित्री मोरातोव को दिया गया हुआ है इनका एफर्ट्स के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, जो कि डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके से जितने भी देखिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके रहते हैं, तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाना होगा। तो आप लोग जो उस पर भी थोड़ा अटेंशन देना। करंट अफेयर से इनफैक्ट जो है आपका बहुत सारा क्वेश्चन इस बार पूछा गया हुआ है। तो आपका जो है सारा फोकस, मतलब वो सारा नहीं, मतलब अधिकतर फोकस आपका करंट अफेयर पे भी होना चाहिए, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन कमिटी ऑन प्रिविलेजेस। तो कमिटी जैसे प्रिविलेज का एक कमिटी होता है, तो इसमें मेंबर कितने होते हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर इसका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज 15 हो जाएगा आपका। तो कमिटी ऑन प्रिविलेज जो है, तो इसके अंदर में 15 मेंबर्स होते हैं। और देखिए जितने भी कमिटी होते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर में बनाए जाते हैं, तो उनका जो है एक अपना स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। जैसे यहाँ पे आपके दिए कमिटी ऑन प्रिविलेजेस, तो इनका जो है फंक्शन होता है कि ये जो है क्वेश्चन को एग्जामिन करते हैं। मतलब कि कोई भी जैसे मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, तो वो जैसे अपना क्वेश्चन राइज करते हैं, तो वो जैसे वो किस तरह क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, अगर क्या वो कोड ऑफ कंडक्ट जो रहता है तो उसको ब्रीच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उन सबको ये चेक करते हैं। मतलब कि जैसे वो स्पीकर के सामने जब भी वो कोई चीज़ अपना क्वेश्चन रेज करते हैं या फिर बोल पूछते हैं, तो उसमें ये भी देखा जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि वो जो है कोई अगर कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो करते हैं तो फिर उनके एक्शन में एक्शन भी लिया जाता है कमेटी के द्वारा। तो ये कमिटी ऑन प्रिविलेजेस का काम होता है। तो इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं जो कि मेंबर होते हैं आपके। अब मे बी उसमें जो रहते हैं, जो भी हाउस रहता है, जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से ही मेंबर चुने जाते हैं इसके अंदर में। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे कमेटी बनाए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर में। तो जो है कमेटी इनका काम ही रहता है कि ये जैसे कि इनको अपॉइंटमेंट किया ही जाता है हर एक एक्शन को वॉच करना, या फिर और भी जो बिल होते हैं उनको देख रेख करना। इसके साथ में जो है और भी कोई अगर नया चीज़ जैसे कानून बनाने होते हैं, तो उसके लिए कमेटी का गठन किया जाता है। तो सभी के लिए जो है आपका कमेटी का मेन फंक्शन जो होता है इसी तरीके से। तो इस तरीके से देखिए कमेटी जो होते हैं तो कुछ परमानेंट भी होता है और कुछ जो है टेम्पोररी बेसिस पे भी बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट कमेटी है पार्लियामेंट के अंदर में, तो इसमें जो है आपका दिया हुआ है सबसे पहले आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखिए
इनका फंक्शन होता है जैसे एनुअल फाइनेंस अकाउंट को एग्जामिन करना, और इसके साथ में जो रिपोर्ट होता है सीएजी का, जिसमें कि रेवेन्यू का रिपोर्ट होता है, इसको भी एग्जामिन करना होता है। और देखिए जो मेंबर जो होते हैं ना कमेटी के अंदर में, तो ये जो है या तो दोनों हाउस से चुने जाते हैं या तो केवल एक सिंगल हाउस से चुने जाएंगे, डिपेंड करता है कि फंक्शंस या वर्क किसके लिए बनाया गया वो उसके अकॉर्डिंग चुने जाते हैं। तो डिफरेंट जो कमेटी है तो उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, और उसके अंदर में कितने राज्यसभा से होंगे, कितने लोकसभा से होंगे, या फिर कितने लोकसभा से ही होंगे, तो इन सब पे भी जो है क्वेश्चन आपका आता है, तो आप लोग इसको भी याद कर लेना। जैसे हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, तो इसमें जो है टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा से 15 चुने जाते हैं और राज्यसभा से 7 इसके अंदर में चुने जाते हैं। और जो टर्म रहता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जितने मेंबर जो रहते हैं इसके अंदर में, तो उनका रहता है 1 ईयर का। और इसके साथ में कोई भी मिनिस्टर अगर जैसे मान लीजिए रहता है, तो वो जो है इस मेंबर के मतलब जो कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते हैं वो। इसके अलावा जो भी रहते होंगे और जो भी एमपीज वगैरह जो रहते होंगे तो वही बन सकते हैं, मिनिस्टर कोई नहीं होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सदस्य। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी जो है आप लोग को याद रखना होगा। और इसके साथ में देखिए ये तो आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेटी है, जैसे कि आपका कमेटी ऑन एस्टिमेट आपका हो गया, इसको एस्टिमेट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जो एस्टिमेट कमेटी है आपका, इसका फंक्शन होता है कि जैसे मनी जो है वो जो है अच्छे तरीके से लेड आउट किया गया हुआ कि नहीं किया गया हुआ है। इसके साथ में अब जैसे कोई पॉलिसी बनाई जाती है सरकार के द्वारा, तो उसी के अकॉर्डिंग किया गया कि नहीं, उससे लिमिट से कहीं ज़्यादा क्रॉस तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर कुछ इसमें चेंजेस करने होते हैं तो ये इस पे भी सोच विचार किया जाता है कमिटी ऑन एस्टिमेट के द्वारा। तो इस कमेटी के अंदर में देखिए 30 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर में, और जितने भी मेंबर होते हैं तो वो सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, इसमें राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं होते हैं एस्टिमेट कमेटी के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर। और इसके साथ में देखिए इसमें भी कोई मिनिस्टर जो है अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते हैं, इसके मेंबर नहीं बन सकते हैं, तो सिंपली यही आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ में देखिए अगला आपका है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो देखिए जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, तो नाम ही आपका आ रहा है कि पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी कि सरकार के जितने भी कंपनियां होते हैं उनके पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब कि उसके अंडर में जितने भी और भी रह सकते हैं आपके, तो उनको देख रेख करने का काम होता है इनका। तो कमिटी के अंदर देखिए जो आपका बनाया गया पब्लिक अंडरटेकिंग्स का, तो इसके अंदर में 22 मेंबर्स होते हैं, तो 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। और इसके साथ में जितने भी मेंबर जो होते हैं ये, तो ये देखिए पार्लियामेंट के द्वारा इनको जो है मेंबर का इसमें इलेक्शन किया इलेक्टेड किया जाता है ये। और इसके साथ में जो है ये एवरी ईयर भी चेंज ये होते रहते हैं, अब अमंग मेंबर से ही ये सारे के सारे होते हैं इसके अंदर में। और मेंबर का जो टर्म रहता है इनका वो 1 ईयर का ही रहता है लगभग, सभी का आप देखते होंगे कितना ही का टर्म रहता है सभी का। और इसके साथ में कोई भी मिनिस्टर जो है इसमें इलेक्ट नहीं हो सकता है कमिटी का, इनफैक्ट कोई भी कमिटी रहता है तो उसमें मोस्टली आप देखो कि जो है मिनिस्टर जो ऑलरेडी होते हैं तो वो नहीं बन सकते हैं इसके। अब बेसिकली देखिए इनका फंक्शंस क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि जैसे जितने भी सरकार के जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स है पीएसयू जो होते हैं, तो उनका जो रिपोर्ट और अकाउंट जो था उनको एग्जामिन करना। और इसके साथ में जो है पब्लिक अंडरटेकिंग्स के जितने भी अफेयर जो होते हैं तो उन सबको एग्जामिन करना, और साथ में ये सब भी देखना कि जो बिजनेस जो प्रिंसिपल जो फॉलो किया जा रहा है तो वो जो है अकॉर्डिंग टू जो नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो ये बेसिकली होता है पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी का। फिर अगला देखिए आपका है कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो इसके अंदर में देखिए 20 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा से आपके मतलब होते हैं 20 मेंबर्स इसके अंदर में, और 10 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट, यहाँ पर आपको इस पर ध्यान रखना है। और इसके साथ में देखिए जो चेयरमैन जो होते हैं, इनफैक्ट जितने भी कमेटी आपका तो उसके भी चेयरमैन आपके होते हैं। और ये जो कमेटी आपका कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो इसमें देखिए जो चेयरमैन होते हैं तो ये स्पीकर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। लेकिन इसमें भी मिनिस्टर जो है कोई भी मेंबर नहीं बन सकता है इस कमेटी का। और इनका मेनली फंक्शंस क्या है, तो देखिए जो नाम आपका यहाँ पे दिया रहता है तो उसी से रिलेटेड ही तो रहेगा। तो आप लोग जो है इसमें कंफ्यूज होना नहीं, जो काम रहता है इनका तो वो आप लोग नाम से ही देख सकते हो कि किसके लिए बनाया गया, कमिटी किसका है, तो उसी से आपको पता चल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ था आपका कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का उनके वेरियस सर्विसेज के अंदर में कितना उनका रिप्रेजेंटेशन है इसको एग्जामिन करना, ये इस कमेटी का काम होता है। और साथ में जो वेलफेयर प्रोग्राम जो होते हैं इनके लिए जो स्पेशली लॉन्च किया जाता है, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जा रहा है।
इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे कमिटी होते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस एडवाइजरी कमिटी हो गया, रूल्स कमिटी हो गया। तो इस तरीके से और भी कमिटी होते हैं। तो ये सारा देखिए कंटेंट आपको पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा, और नहीं भी होगा तो ये जो पीडीएफ है जो हमने ये बनाया हुआ क्वेश्चन वाला, तो ये जो है हम अपलोड कर देंगे जहाँ पे भी जो लोग कोर्स में इनरोल्ड है, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। आज ही इनफैक्ट हम इसको डाउनलोड कर देंगे, तो आप लोग इससे भी अपना प्रिपरेशन कर लेना। तो देखिए जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, तो इस तरह का कमेटी जो है तो दोनों हाउस में एक कमेटी बनाए जाते हैं। जैसे लोकसभा की बात करते हैं तो वहाँ भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होगा, और जो राज्यसभा है तो उसमें भी जो है एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होगा। तो मेनली देखिए जो मेंबर जो होते हैं ना, तो ये डिफरेंट होते हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा में ज़्यादा स्टूडेंट रहता है, तो वहाँ पे जो है ज़्यादा मेंबर रहेंगे। तो इस तरीके से लोकसभा के अंदर में जो है टोटल इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, और इसके साथ में स्पीकर भी जो है इसमें शामिल होते हैं, और स्पीकर ही 100% चेयरमैन होते हैं इस कमेटी का। और यही अगर राज्यसभा की बात करें तो इसमें देखिए 11 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग डिप्टी चेयरमैन, तो एक डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं। और देखिए जो चेयरमैन जो होते हैं ना राज्यसभा के, तो वही जो है 100% चेयरमैन होते हैं इस कमेटी का, अगर ये राज्यसभा के अंदर में आपका रहता है तो आपको जो ये स्ट्रेंथ यहाँ पे याद रख लेना कितना है इसका बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का। और देखिए इनका काम क्या होता है। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, तो ये देखिए ये रिकमेंड करते हैं टाइम का, यानी कि जैसे कोई भी डिस्कशन किया जाता है गवर्नमेंट बिल्स का या फिर और जो बिजनेस जो होते हैं, तो उस पे जो है किस स्टेज पे और कैसे उसको डिस्कशन किया जाना चाहिए, तो इस पे ये जो है अपना जैसे ये टाइम एलोकेट करते हैं। फिर अगला देखिए आपका रूल्स कमेटी है। तो देखिए जो रूल्स कमेटी है, तो ये भी जो है दोनों हाउस में एक एक ऐसा कमेटी बनाया जाता है। और लोकसभा की बात करें तो इसमें जो है टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, और साथ में स्पीकर भी इसमें शामिल होते हैं, जो कि 100% चेयरमैन होते हैं रूल्स कमेटी के। और वहीं राज्यसभा की बात करें तो इसमें देखिए 16 मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन को इसको इंक्लूड करते हुए, और साथ में डिप्टी चेयरमैन भी देखिए इसके अंदर में होते हैं। और देखिए जो चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं रूल्स कमेटी का, तो यही 100% चेयरमैन होते हैं इसी कमेटी के। अब यहाँ देखिए दिया होगा रूल्स कमेटी, तो बेसिकली इनका काम क्या रहेगा। जो रूल्स कमेटी है तो ये जो है इनका कंस्टिट्यूट किया जाता है एक जैसे प्रोसीजर, और साथ में जो है बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, मतलब जो हाउस है उसको रन करने के लिए उसके लिए क्या रूल्स होना चाहिए, और अगर कोई वायलेशन करता है तो उसके ऊपर में भी जो है कुछ एक्शन लिया जाता है या फिर रिकमेंड किया जाता है। तो ये सारा चीज़ जो है काम होता है रूल्स कमेटी का। तो आपको देखिए मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वही याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो देखिए जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो ये जो है आपका ईस्टर्न साइड में, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है उधर साइड में आप देखेंगे तो मिलेगा आपको ये। तो इस तरीके से देखिए जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे जो आइलैंड है उनसे मिल के ये पूरा बना हुआ है। तो इसमें हमने आपको बताया हुआ था इसको अच्छे से ज्योग्राफी वाले पोर्शन में भी। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपका है दैट इज ऊपर में यहाँ पे आपका देखिए अंडमान ग्रुप है, और नीचे जो है आपका निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो यहाँ पे जो 10 डिग्री चैनल है, तो ये अंडमान और निकोबार ग्रुप को जो है सेपरेट करता है। तो 10 डिग्री चैनल के ऊपर आपको जो है जितने भी अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो आपको मिलेगा, और नीचे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो इस तरीके से जितने भी छोटे छोटे जो आइलैंड्स है, तो उनका तो नाम आपको तो याद रखना ही होगा। इनफैक्ट सबको तो नहीं याद रख सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग याद रख सकते हो। जैसे ऊपर बात करते हैं हम लोग, नॉर्थ अंडमान है आपका, तो यहीं पे देखिए नरकोंडम आइलैंड है, जो कि एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो को है, यहीं पे एग्जिस्ट करता है। और इसके साथ में देखिए मिडिल अंडमान है आपका, उसके बाद फिर साउथ अंडमान है। और जो मिडिल अंडमान पे भी यहाँ पे देखिए एक बैरन आइलैंड है, जो कि एक डोरमेंट वोल्केनो है। और इसके साथ में देखिए नीचे आपका और भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लिटिल अंडमान, और इसके बाद 10 डिग्री चैनल, फिर निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे आइलैंड है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन यही पूछा गया था आपका कि कौन सा अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड का नहीं है इसके अंदर में। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है रूटलैंड आइलैंड, नरकोंडम आइलैंड, इसके अलावा आपका दिया है बोम्पोका आइलैंड, और अमनी देवी ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो इसमें देखिए ये तीनों जो हैं आपके, तो ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड के हिस्से हैं। लेकिन जो देखिए अमनी देवी जो आइलैंड आपका है, तो ये लक्षद्वीप आइलैंड का ये पार्ट है, ना कि अंडमान निकोबार ग्रुप का। तो यहाँ पे डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इससे रिलेटेड हमने आपको पहले भी बताया होगा ज्योग्राफी वाले पोर्शन में, जो कि आपका ये आइलैंड्स के बारे में हमने आपको बताया था कि इंडिया में जैसे बात करते हैं हम लोग दोनों साइड आइलैंड है, एक आपका इधर लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इधर आपका
बे ऑफ बंगाल की तरफ, इधर जो है यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो इस तरीके से मोस्टली अगर बात किया जाए तो 247 आइलैंड है इंडिया के अंदर में, उससे भी ज़्यादा है छोटे छोटे और भी मिला के, लेकिन मेजरली ये आंकड़ा ऐसा गिना आता है। तो आपको ये डेटा याद नहीं रखना है यहाँ पर, आपको मेनली जो इंपॉर्टेंट जो आइलैंड है उनको याद रखना है। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की देखिए हम बात करते हैं तो ये बे ऑफ बंगाल की तरफ लोकेटेड है आपका। और नीचे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए जो 10 डिग्री चैनल यही सेपरेट करता है आपका अंडमान ग्रुप को और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को, दोनों को सेपरेट करता है। और इसके साथ में जो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं वो चीज़ हमने आपको ऑलरेडी बताया भी होगा। जैसे बात करते हैं एक बैरल आइलैंड आपका है, तो ये जो है आपका अंडमान ग्रुप का हिस्सा जो कि ओनली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का। और इसके साथ में देखिए जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड आपका है, तो इसका जो कैपिटल है तो वो है पोर्ट ब्लेयर, जो कि ये साउथ अंडमान में ये लोकेटेड है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद कर लेना है यहाँ पे। और उसी तरीके से देखिए बात करते हैं हम लोग लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का। तो देखिए ये जो है अराबियन सी जो आपका इधर वेस्टर्न साइड में, तो उस साइड में आपका ये लोकेटेड है। और इसके साथ में जो कावरती है तो ये इसकी राजधानी है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड की। तो आप लोग जो है यहाँ पे मैप में देख सकते हो, जैसे हम बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड का, तो ये जो आपका कोरल आइलैंड है और उसके बाद नीचे में जो है 9 डिग्री चैनल है, इसके नीचे मिनिकॉय है जो कि ये भी एक कोरल आइलैंड है। और फिर इसके बाद देखिए 8 डिग्री चैनल है, मतलब ये सारे जो है लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट आपका होता है नॉर्थ का वो आपका है एक्चुअली में। इसके नीचे फिर मालदीव्स है। तो इस तरीके से मेजरली जो आइलैंड है आपका लक्षद्वीप के तरफ में ये लोकेटेड आपका है। तो इस तरीके से पूछा आता है जैसे लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इन दोनों को कौन सेपरेट करता है, तो वो आपका 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और जो मालदीव्स है इन दोनों को कौन सेपरेट करता है, तो वो आपका 8 डिग्री चैनल, ये दोनों से सेपरेटेड है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो कि एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। और देखिए जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है आपका, तो ये जो है एक कोरल आइलैंड है जो कि अरेबियन सी और साथ में जो कावरती इसकी कैपिटल है। तो सबसे पहले ये दो पॉइंट्स आपको याद कर लेना है। अब देखिए जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो इसका देखिए लिटरल मीनिंग होता है लाख, यानी कि 1 लाख। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 लाख से भी जो अधिक, मतलब एक छोटे छोटे टापू है। लेकिन अगर बोला जाए कि जैसे जो काउंटेबल जो है आपका एक्चुअली में जो कि माना जाता है इसको, तो वो 25 स्मॉल आइलैंड से मिलके बना हुआ है। और इसके साथ में देखिए जितने भी आइलैंड है लक्षद्वीप के अंदर में, तो मोस्टली जितने भी आइलैंड है तो उनका देखिए जो शेप है तो वो हॉर्स शू के, यानी कि हॉर्स का जो शू का जो स्ट्रक्चर है उस टाइप का है। इनको बुलाता है एटॉल्स भी बुलाता है, यानी कि जो कोरल डिपॉजिट्स यहाँ पे जो पाए जाते हैं। अब इसके साथ में देखिए हमने आपको जैसे बताया था यहाँ पर कि ये दो सेपरेशन, तो ये तो आपको याद रखना ही है। इसके साथ में जो आइलैंड है आपके 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ऊपर के, तो उनको जो है बोला जाता है अमनी देवी ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो अमनी देवी ग्रुप ऑफ जो आइलैंड है आपका जो कि लक्षद्वीप का ही पार्ट है, तो ये जो है आपका 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ऊपर के जो होते हैं उनको बुलाता है। और इसके नीचे मतलब कि जो इसके साउथ में होंगे इस लैटिट्यूड के 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नीचे जो है, तो इनके जितने भी आइलैंड है उस ग्रुप के, तो उनको बुलाता है कन्नौर आइलैंड। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है यहाँ पर। और इसके साथ में और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो आइलैंड है आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इन सबको याद नहीं रखना है आपको, मेनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको यही याद रखना है यहाँ पे। और इसके साथ में देखिए जो मिनिकॉय आपका है, तो ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट और साथ में ये साउदर्न मोस्ट आइलैंड है इस ग्रुप का, यानी कि जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है आपका। और इसके बाद देखिए नीचे आपका क्या है, मालदीव्स है, जो कि मिनिकॉय और मालदीव्स 8 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। तो इंडिया का अगर पूछा जाए आपका कि सबसे साउदर्न मोस्ट में वेस्टर्न साइड में कौन सा जो आइलैंड है, तो वो है आपका मिनिकॉय। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि पैटर्न ऑफ लिटरेचर जहांगीर अवार्डेड द टाइटल ऑफ पंडित राज टू होम। तो इसका देखिए आपका सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे जगन्नाथ। तो पैटर्न ऑफ लिटरेचर जहांगीर ने जो है अवार्ड दिया था टाइटल पंडित राज का, तो ये जगन्नाथ के इन्होंने दिया था। तो आपको ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ये जो ऐसे अगर आपका जितना ज़्यादा स्टडी किया हुआ रहेगा उतना ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि देखिए क्या है कि हिस्ट्री का जो पोर्शन है तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपसे पूछा गया है यहाँ पर। और उतना देर में अभी पढ़ने का जैसे टाइम भी नहीं है कि आप लोग पूरा कवर भी कर सकते हो। तो जितना हो सके आप लोग उतना करो, और साथ में जो हमने कंटेंट दिया हुआ एटलीस्ट उतना आप लोग जरूर रिवाइज कर लेना। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हु वाज द एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था तो उसका एडवाइजर कौन थे, किसने एडवाइस दिया था। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा श्री बी एन राव हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए 1934 में जो है एम एन रॉय, जो कि एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनर लीडर थे और साथ में जो है ये एडवोकेट भी थे। और इन्होंने ही प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया जो था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हमारा होना चाहिए, तो ये इन्होंने ही सबसे पहले आइडिया दिया था।
और इसके साथ में देखिए एक पॉइंट आप लोग ये भी याद रखना बी एन राव से रिलेटेड, कि ये जो है फेमस जूरिस्ट भी थे, और इनको ही जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो कि हैग नीदरलैंड में इसके हेडक्वार्टर है, तो ये जो है अपॉइंट हुए थे जज इंडिया की तरफ से। और इसके साथ में देखिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारा जो बना था, तो उसके देखिए जो मेजर कमिटी जो थे उसके अंदर में, और उनके चेयरमैन कौन कौन से थे, तो ये भी आप लोग पॉइंट याद कर लेना। जैसे बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो वो थे बी आर अम्बेडकर जी। और यूनियन पावर कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इसके साथ में एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज के लिए, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के जो चेयरमैन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी यानी कि जैसे स्टेट के साथ निगोशिएट कैसे करना है, तो इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके साथ में जैसे कंस्टिट्यूंट असेंबली किस तरीके से फंक्शन करेगा, उसके कमेटी के चेयरमैन थे जी वी मावलंकर। और हाउस जो कमेटी था, तो इसके चेयरमैन थे बी पटाभी सीतारमैया। और जैसे इसके बाद अगला आपका है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, तो इसके चेयरमैन थे के एम मुंशी। तो इस तरीके से देखिए और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ये सारा चीज़ हमने पीडीएफ में दिया हुआ है, जो पॉलिटी वाला जो सेक्शन होगा, तो आप लोग इसको याद कर लेना। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये भी करंट अफेयर से ही आपका था, कि व्हेन डिड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कोविड-19 अ पैंडेमिक। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने कब डिक्लेयर किया था कोविड-19 को एक पेंडेमिक डिजीज है। तो ये देखिए किया गया था 11 मार्च 2020 को। तो इसका जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप लोग देख लो, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने जो है सबसे पहले, जैसे कि आउटब्रेक जो हुआ था कोरोना वायरस का, यानी कि जो कोविड-19 है, तो इसका देखिए जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से रिलेटेड इन्होंने जो है ये कंसर्न पहले जाहिर किया था 30 जनवरी 2020 को, लेकिन इसे पेंडेमिक घोषित किया था 11 मार्च 2020 को। तो ये जो है 2 पॉइंट है, आपको याद रखना है। और अभी जैसे कि एक जैसे ओमिक्रॉन आपका है, जैसे इन्होंने भी डिक्लेयर किया हुआ है कि कंसर्न का लोगों के लिए, कि ये भी हो सकता है इसका, तो वो भी आप लोग याद रखना। जो नया वेरिएंट जो अभी आया है कोरोना का, उसका नाम है ओमिक्रॉन, तो ये भी आपसे पूछा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना। तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज द इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको जो है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है ये सारे इवेंट्स को, यानी कि इसमें से जो इवेंट्स पहले कौन हुआ था, इसके बाद कौन हुआ था, तो इसको आपको अरेंज करके बताना है। और करेक्ट आंसर चूज करना है ऑप्शन में से। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन प्लान, फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो देखिए इन सब का अगर हम इवेंट्स का डेट देखें, तो साइमन कमीशन सबसे पहले देखिए ये आया हुआ था 1927 में आपका। तो इस तरीके से देखिए वन जिसमें भी स्टार्टिंग में आपका होगा, तो वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ए और बी में आपका दिया हुआ है 1 से स्टार्ट है, और सी और डी तो आपने ऐसे इलिमिनेट कर दिया। मतलब कि ये सारे जो हुए थे इवेंट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सारे को देखना होगा, उसके बाद ही आप बता सकते हो कौन पहले क्या हुआ था। हमने यहाँ पे सारे का डेट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। अगला देखिए जैसे कैबिनेट मिशन प्लान है, तो ये जैसे कि हुआ था 1946 में। फिर अगला देखिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो ये 1942 में ये स्टार्ट आपका किया गया था। तो इस तरीके से जो आपका यहाँ पे अगर आंसर होगा, जैसे आप यहाँ पे मिलान करके भी देख सकते हो, कैबिनेट मिशन प्लान ये हुआ था 1946, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। और लास्ट ये भी आपका दिया हुआ है इसके अंदर में, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहली बार जब ये मीटिंग हुआ था इनका, तो वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो अब आप लोग अरेंज कर सकते हो इसका। सबसे पहले आपका होगा साइमन कमीशन यानी कि 1, और इसके बाद अब देखिए दूसरा डेट आपका आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो क्विट इंडिया मूवमेंट देखिए 4, यानी कि 1 के बाद आपका 4 आएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, इसमें 2 दिया हुआ है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। इसके बाद आपका होगा, अब जैसे ये हुआ था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, इसके बाद फिर जो है आपका आएगा यहाँ पे दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान। और उसके बाद 3 आपका बच गया, जो कि आपका फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये जो है सीक्वेंस है आपका करेक्ट ऑर्डर में। तो आपको देखिए यहाँ पे जैसे अगर आपने कोई एक चीज़ इवेंट को देख लिया कि कौन पहले हुआ था, तो उस तरीके से भी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। हालांकि इसमें जो है आपको सबका एग्जैक्ट डेट भी याद होना चाहिए। और देखिए इन सबसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है आपके हिस्ट्री में, जो फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो है, तो ये सारा डेट भी हमने पीडीएफ के अंदर में दिया हुआ है, जो जीके वाला जो पोर्शन है। तो आप लोग जो है वहाँ से इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेना, इनसे आपका क्वेश्चन एक आ ही रहा है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुए थे, तो इनका जो है हम डेट के साथ में दिया हुआ है, तो आप लोग इन सबको याद कर लेना।
यहाँ पे लिस्ट आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। जैसे 1919 में रोल एक्ट आपका था और इससे रिलेटेड क्या जो मेजर कंसर्न थे या फिर जो हुए थे, तो ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से 1919 में जालियांवाला बाग मैसेकर होता है, फिर 1920 में आपका जो खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो एक सीक्वेंस में आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके, तो आप लोग जो है इससे अपना पूरा कर लेना। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पूछा गया था आपको जो यहाँ पे मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में, और यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर चूज कर लेना है जो दिया गया हुआ है कोड के अंदर में। तो यहाँ देखिए मिनरल्स है और माइंस दिया हुआ है, मतलब कि ये सारे जो मिनरल्स है तो इनके माइंस कहाँ पे है लोकेटेड, वो आपको मिलान करना है इससे। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कॉपर का। तो कॉपर के लिए देखिए जो सबसे जो फेमस माइंस है आपका, मतलब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जाना है, ऐसे तो बहुत सारे माइंस आपको मिलेंगे कॉपर के। तो इसमें देखिए जो होगा इसका वो है आपका मलांच खंड, जो कि बालाघाट मध्य प्रदेश के अंदर में आपका है, ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। तो ये देखिए आपका कॉपर का होगा और 2 के साथ में मैच होगा। तो इस तरीके से देखिए ए का 2 जो है केवल देखिए ऑप्शन बी में ही सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका तो आंसर ऐसे ही आ गया, बाकी आप सबको एलिमिनेट आप यहीं पे कर दोगे। आप लोग अगर एक पता रहेगा तो आप लोग आंसर बता सकते हो, हालांकि आपको सभी का याद होना चाहिए। अब जैसे आयरन और आपका है, तो इसके लिए देखिए इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका होगा बैलाडिला, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, आयरन और का बी का 1 के साथ में मैच होगा। तो बी का 1 देखिए इसमें ही है यहाँ पर आपका। और जैसे मैग्नीज आपका सी है, तो मैग्नीज के लिए नेलोर आपका है, तो इसका देखिए मैग्नीज का सी का आपका 4 के साथ में हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद फिर बचा आपका माइका, तो इसका हो जाएगा तलोजा। तो देखिए दोस्तों जितने भी मिनरल्स है और इनके माइंस कहाँ पर है इंडिया के अंदर में, तो ये जो है लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है, तो आप लोग इसको याद कर लेना। और ये चीज़ जो है पीडीएफ में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ये वाला जो कोर्स जो भी कोर्स में इनरोल्ड है उनके लिए हम आज ही अपलोड कर देंगे, तो आप लोग इससे अपना रिवीजन कर लेना। ये देखिए हमने जो है कंप्लीट तैयारी कर लिया है इसका, जो भी जितने भी माइंस है इंडिया के अंदर में। जैसे बात करते हैं डायमंड का, तो डायमंड के लिए जो माइंस है इंपॉर्टेंट, तो वो है आपका सबसे फेमस है आपका वो है कोल्लूर माइन है आपका, जो कि आंध्र प्रदेश में, और इसके साथ में पन्ना जो कि मध्य प्रदेश के अंदर में है ये। तो डायमंड के लिए फेमस है पन्ना माइन। फिर इसके बाद देखिए कॉपर की बात करते हैं, तो इसके लिए देखिए जो माइंस है इसके मतलब कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका जैसे हजारीबाग में आपका है झारखंड के अंदर में, इसके अलावा सिंहभूम में आपका है झारखंड में, और खेतरी माइंस है जो कि ये राजस्थान में है, और इसके साथ में जो मलाज खंड है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है बालाघाट में। तो ये कॉपर के फेमस माइंस है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आयरन ओर की बात करते हैं, तो इसके जो इंपॉर्टेंट माइंस है आपके, तो इसमें आपका है मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, केओनझार माइंस है उड़ीसा के अंदर में है, वेस्ट सिंहभूम ये झारखंड में आपका है, और इसके साथ में बालाडीला आयरन ओर जो कि छत्तीसगढ़ में आपका है, और इसके साथ में जो कुद्रुमुख जो माइंस है आपका ये कर्नाटक के अंदर में है। फिर अगला देखिए मैंगनीज की बात करते हैं, तो इसके जो इंपॉर्टेंट माइंस है तो वो हाँ आपके संबलपुर में है जो कि उड़ीसा में है, इसके साथ में बालाघाट में भी है मध्य प्रदेश में। फिर अगला देखिए कोल की हम बात करते हैं, तो कोल के लिए देखिए जो फेमस माइंस है इंडिया के अंदर में, तो उसमें आपका झरिया है जो कि झारखंड में, और ये जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कोल माइन है। फिर अगला देखिए राजमहल है जो कि झारखंड में है, रानीगंज कोल्ड फील्ड है ये वेस्ट बंगाल में आपका है, झरसागुडा ये उड़ीसा में है, तालचर ये उड़ीसा में आपका है, सिंगारेनी ये तेलंगाना में है, नईली जो है आपका तमिलनाडु में, और सिंगरौली जो कोल माइंस है तो ये मध्य प्रदेश के अंदर में है। फिर अगला देखिए पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल की बात करते हैं, तो इसके जो सबसे जो इंपॉर्टेंट माइंस है तो वो है आपका एक दिग्बोई, जो यहाँ पे भी देखिए पेट्रोलियम माइंस है यहाँ पर आपके, तो ये असम के अंदर में है और ये इंडिया का फर्स्ट माइन है। फिर अगला देखिए अंकलेश्वर जो है आपका, तो ये गुजरात के अंदर में है, और फिर बॉम्बे हाई जो कि महाराष्ट्र के अंदर में, जो कि ओएनजीसी के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है, और ये जो है लार्जेस्ट ऑफशोर माइन है इंडिया का। फिर देखिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर गोल्ड की बात करते हैं, तो देखिए जो गोल्ड का आपका है, तो इसमें देखिए जो हुटी गोल्ड माइंस है तो ये कर्नाटक में आपका है, और साथ में जो कोलार गोल्ड फील्ड्स है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी कर्नाटक। इनफैक्ट जो गोल्ड है आपका तो कर्नाटक में अधिकतर यहीं पे माइंस किए जाते हैं। फिर अगला देखिए, ये देखिए गोल्ड का नहीं, ये जो है यूरेनियम का आपका है, ये आप लोग इंप्रूव करना, हम पीडीएफ में इंप्रूव करके इसको अपलोड कर देंगे। तो यूरेनियम के देखिए जो जितने भी माइंस है, तो इसमें आपका यहाँ पर देखिए जादूगोडा माइंस है झारखंड में जो कि फेमस है यूरेनियम के लिए। इसके अलावे और भी आपका है तुमालापाली यूरेनियम माइन जो कि आंध्र प्रदेश में है, और एक आपका नवारपार माइंस है झारखंड के अंदर में ही। तो ये देखिए यूरेनियम का आपका होगा यहाँ पर, गोल्ड ये लिखा गया वही सेम लिखा हुआ है, हम इसको इम्प्रूव कर देंगे पीडीएफ में। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है तो ये कौन कौन से इंडियन स्टेट से पास करता है, तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और वेस्ट बंगाल। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है करेक्ट आंसर यहाँ पे जो कोड में दिया हुआ है। तो देखिए इसको जो है आपको मैप से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि ये कौन सा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पे, ये आपको ऑलरेडी हमने बताया हुआ है 23.5 जो नॉर्थ में जो लैटिट्यूड है आपका, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जो लाइन है ये इन सारे इंडियन स्टेट से पास होते हुए जाता है। इसमें आपका आता है जैसे गुजरात हो गया, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और इसके साथ में मिजोरम है। मणिपुर से जो है यह पास नहीं करता है, मतलब मणिपुर जो है आपका ये इससे नहीं होता, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नहीं गुजरता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए त्रिपुरा होगा, मिजोरम होगा, वेस्ट बंगाल होगा, लेकिन मणिपुर नहीं होगा। तो इसमें देखिए थ्री को छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे। तो थ्री देखिए जिसमें भी होगा तो वो आपका नहीं होगा, इसमें भी थ्री है, यहाँ भी थ्री, इसमें भी है, और 1 2 4, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया हुआ है, और ऑप्शन को इलिमिनेट करने भी आपको आना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको जो है इन सारे इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करनी है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ 2.5 दिन का झोपड़ा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुआतुल इस्लाम मॉस्क्यू, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिरी फोर्ट और कंस्ट्रक्शन ऑफ सुल्तानगिरी। तो यहाँ पे देखिए इन सभी का इवेंट्स का डेट आपका दिया हुआ है। जैसे बात करते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, तो इसका देखिए कंस्ट्रक्शन जो है ये स्टार्ट हुआ था आपका 1192 में। फिर इसके बाद जो कुआतुल इस्लाम मॉस्क्यू जो है आपका, तो ये 1193 में इसका कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट हुआ था। इसके बाद फिर देखिए अगला है सीरी फोर्ट का कंस्ट्रक्शन, तो ये 1303 में हुआ था आपका, और सुल्तानगिरी जो थी 1231 में। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो जो सीक्वेंस है, सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पर इसके अंदर में जैसे आपका आएगा 2.5 दिन का झोपड़ा सबसे पहले आएगा, और इसके बाद फिर कुआतुल इस्लाम मॉस्क्यू, यानी कि 1 और 2 दोनों सीक्वेंस में रहेंगे। तो देखिए जो 1 और 2 आपका सीक्वेंस में किस में है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है। तो दो ऑप्शन तो आपने ऐसे इलिमिनेट कर दिया यहाँ पे। और इसके बाद फिर आपका आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ सुल्तानगिरी जो कि 4 है आपका, तो 4 पहले आएगा, और इसके बाद फिर यहाँ पे आपका आएगा सीरी फोर्ट का कंस्ट्रक्शन, तो 3 आपका बाद में आएगा। तो इस तरीके से सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका ये जो है करंट अफेयर से पूछा गया था कुछ इस तरीके से कि विथ रेफरेंस टू द इनॉग्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कुशीनगर इन अक्टूबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि जो इनॉग्रेशन किया गया था आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कुशीनगर में है आपका, तो ये अक्टूबर 2021 में जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया था। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है इससे रिलेटेड। तो यहाँ पहला देखिए दिया हुआ है कि द फर्स्ट इनॉग्रल फ्लाइट टू लैंड वाज ऑफ श्रीलंकन एयरलाइन। तो देखिए जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कुशीनगर में है आपका, जो कि इनॉग्रेशन किया गया था, तो यहाँ पे जो पहला जो फ्लाइट जो कि लैंड किया था, तो ये देखिए कोलंबो से किया गया था, यानी कि कोलंबो से जो है वहाँ पे बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे उनको लेके आया हुआ था एक्चुअली में। तो ये जो इनिगरल जो फ्लाइट जो लैंड हुआ था आपका, तो वो श्रीलंकन एयरलाइंस का ही था। तो ये तो आपका सही दिया हुआ है। इसके बाद देखिए दूसरा में दिया हुआ है कि कुशीनगर बिकेम द फोर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है ना, तो ये जो है आपका गलत है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के यहाँ बात करते हैं हम लोग, तो अभी केवल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जैसे कि इसमें आपका पहला लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दूसरा बनारसी में, और तीसरा आपका कुशीनगर में है। तो ये फोर्थ नहीं है आपका एक्चुअली में, तो ये आपका क्या है गलत दिया होता है स्टेटमेंट। तो इस तरीके से केवल ओनली वन यहाँ पर आपका सही होगा। तो ये करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे, आने वाले समय में जो है 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड था आपका क्वेश्चन, कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज सेलेक्टेड एज द 100th स्मार्ट सिटी इन इंडिया। तो देखिए स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो सिटी जो होंगे तो उनको स्मार्ट बनाया जाएगा, मतलब वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो बेहतर किया जाएगा। तो इस कैटेगरी में बहुत सारे जो ऐसे इंडियन सिटीज़ हैं जिनको सेलेक्ट किया जाता था फेज वाइज में। तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा श्रीनगर, शिवम, गोवा, इसके अलावा दिया हुआ शिलोंग और सतना आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो लेटेस्ट में जो 100 स्मार्ट सिटी जो बना था, जो 100वां नंबर का जो स्मार्ट सिटी बना था, तो वो है आपका शिलोंग। तो आप जो है यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हो पूरा जितने भी स्मार्ट सिटीज़ है, जो कि इनको जो है राउंड वाइज विनर की लिस्ट में इनको किया गया था कि कौन पहले आया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट राउंड में जो विनर थे, तो इस समय टोटल 20 थे आपके। सेकेंड राउंड में जो है और भी जैसे सिटी बनाए गए थे स्मार्ट सिटी के कैटेगरी के अंदर में, तो आप लोग जो है इनको एक बार देख लेना, या पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थर्ड राउंड का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरीके से फोर्थ राउंड में जितने भी सेलेक्ट किए गए थे वो भी आप देख सकते हो। और जो फिफ्थ राउंड था आपका, जिसमें कि जो सबसे लास्ट में जो 100 जो बना था आपका स्मार्ट सिटी, तो वो है आपका मेघालय की राजधानी शिलोंग। और देखिए ये सारा जितने भी कंटेंट आपके हैं,
तो ये जो है हम अपलोड कर देंगे। जो लोग भी कोर्स में इनरोल्ड है, जो हमने लॉन्च किया हुआ है आपका यूपीपीएससी लेक्चर ए के लिए, जनरल स्टडी का और हिंदी का, तो उसमें जो हम इसको आज ही अपलोड कर देंगे। तो जो लोग भी कोर्स में इनरोल्ड है, तो आप लोग जो है इसको डाउनलोड करके प्लीज़ इन सबको एक बार अच्छे से कवर कर लेना। क्योंकि देखिए हो सकता है कि इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है, तो ये जो है आपका छूटेगा नहीं। हमको देखिए टाइम इसलिए बनाने में लग गया क्योंकि हम कंटेंट यहाँ पे अभी प्रिपेयर कर रहे थे इन सभी का, नहीं तो उसी दिन हम आपका ये वीडियो अपलोड कर देते। लेकिन टाइम लेके हमने जो है ये सारा कुछ दे के ही आपको प्रोवाइड किया। यहाँ पे कोई व्यू से हमारा कोई मकसद नहीं है कि कितना व्यू आता है, कितना जल्दी वीडियो बनाने से मतलब रहता है कि आपका जो है एग्जाम अच्छा जाए। उसके लिए कंटेंट ढूंढने में देखिए टाइम लगता भी है, रिसर्च करने में। तो इसीलिए जो थोड़ा सा ये लेट हो गया वीडियो के लिए। तो देखिए ये तो आपका जनरल स्टडी का था। इसी तरीके से हिंदी का भी जो है हम आपको पूरे डिटेल में एनालिसिस करके आपको एक दो दिन में उसका ही प्रोवाइड कर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग भी देखिए अभी तक हमारे कोर्स में इनरोल्ड नहीं है, तो अभी भी आप लोग कर सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम रिमेनिंग है। यूपीपीएससी लेक्चर और एई दोनों का एग्जामिनेशन अभी जैसे उनका होने ही वाला है। जो लोगों का भी बचा हुआ है, तो आपके लिए जो चांस अभी भी है, आप लोग नॉन टेक्निकल पोर्शन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। और अभी भी देखिए आपके पास समय है, तो इसमें भी आप लोग कर सकते हो। और कोर्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो हमारा ऐप है। और उस पे भी ऑफर भी चल रहा है, तो आप लोग उसको जल्दी से अवेल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।